हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग कंट्रोलिंग का 30 मिनट्स रिवीजन लेकर आ रहे हैं। बहुत इजीली आप ये चैप्टर बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। कंट्रोलिंग में हम लोग सबसे पहले मीनिंग इंपॉर्टेंस की स्टडी करेंगे, फिर कंट्रोलिंग और प्लानिंग का रिलेशनशिप एंड द लास्ट इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। रिमेंबर, जो प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। केस स्टडी के लिहाज से भी हम इंपॉर्टेंस को फर्स्ट रैंकिंग देंगे। सपोज करिए यू आर अ मैनेजर, योर जॉब इज नॉट जस्ट अबाउट सेटिंग द कोर्स। मतलब आप मैनेजर हैं, आपका काम सिर्फ और सिर्फ प्लान करना नहीं है एंड असाइनिंग टास्क। बहुत सारे मैनेजर ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोगों ने अपने काम की प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट की प्लानिंग कर दी, अब हम लोग अपना काम जो है नीचे की टीम को दे देते हैं। दैट्स ऑल। एक मैनेजर का काम सिर्फ प्लानिंग और नीचे काम ट्रांसफर करने तक ही लिमिट नहीं करता। It is equally crucial to make sure everything is going according to plan. मैनेजर ये भी देखे कि जो भी उसने काम नीचे की टीम को ट्रांसफर करा है, क्या वो सही ढंग से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज वेयर कंट्रोलिंग कम्स इन। तो यहीं पर ही आप में पिक्चर में कंट्रोलिंग का रोल आता है। कंट्रोलिंग इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ बीइंग अ मैनेजर। एक मैनेजर की लाइफ में कंट्रोलिंग बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। सीधी सी बात है, प्लानिंग करके दे दिया बट वो प्लान के अकॉर्डिंग काम नीचे की टीम कर रही है नहीं कर रही है, इस चीज को तो मैनेजर ही देखेगा। और जब मैनेजर इस चीज को देखेगा तो आने वाले डेविएशंस को कंट्रोल करेगा। इट इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट द वर्क योर टीम डज फॉलो द प्लान यू हैव सेट आउट। इसमें हमेशा ये देखा जाता है कि हमारी टीम काम उस तरीके से कर भी रही है जिस तरीके से उन्हें बताया गया है। कंट्रोलिंग वुड इन्वॉल्व चेकिंग दैट एवरीवन इज डूइंग देयर असाइंड टास्क। कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो भी हमने अपनी टीम को काम दे रखा है वो उस काम को उस असाइंड टास्क के अकॉर्डिंग कर भी रहे हैं नहीं। अगर हमने काम दिया कि एक दिन में आप 10 यूनिट तैयार करेंगे, ये हमारा असाइन टास्क है, और जो टीम है वो सिर्फ एक दिन में 8 या 9 यूनिट बना रही है, तो जो 1 या 2 यूनिट हमारी कम बन रही है इस चीज को हम कंट्रोलिंग से चेक करेंगे। क्या रीजन है कि टीम जो है 1 या 2 यूनिट पर डे कम बना रही है। कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per plan। तो कंट्रोलिंग को हम ये कहेंगे कि जो भी हमारी प्लानिंग है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलें, इसको हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। नाउ द टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रिटेल स्टोर एम टू इंक्रीज सेल बाय 10% दिस क्वार्टर। एक रिटेल स्टोर है, ग्रोसरी की शॉप है या कपड़े की शॉप है, वो अपना टारगेट लेकर बैठे हैं कि इस अगले 3 महीने में हमें अपनी सेल को 10% राइज करना है। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व मॉनिटरिंग सेल फिगर। अब अगर आप कंट्रोलिंग अच्छे ढंग से करेंगे तो आप सेल की फिगर्स को मॉनिटर करेंगे रेगुलरली, और अगर आपको उस टारगेट को पूरा करने के लिए कोई भी नई स्ट्रेटजीज बनानी होंगी तो आप उन स्ट्रेटजीज को भी डिजाइन करेंगे इफ सेल फॉल शॉर्ट ऑफ द टारगेट। कंट्रोलिंग हेल्प्स कीप द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट पाथ। कंट्रोलिंग के हेल्प से क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है बिल्कुल राइट पाथ पर होता है। आने वाले जो भी चेंजेस हैं, कोई भी डेविएशन है, हम उन्हें नई नई स्ट्रेटेजी से पूरा कर सकते हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम द प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर कोई भी डेविएशन आएंगे, कोई भी चेंजेस आएंगे, उसको हम नई स्ट्रेटेजी से पूरा करेंगे और करेक्टिव एक्शन को लेंगे। सेकेंड इज चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। For example, a manufacturing company regularly review its quality control procedure to ensure that they are in line with industry standards। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन लोगों ने जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसका रोज क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है ताकि ये बात एश्योर रहे कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में जाए वो एज पर क्वालिटी होना चाहिए। A good control system ensure that the standards set for performance are accurate and up to date। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम हमें यह बताता है कि हम जो भी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं और जिन्हें हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमेशा अप टू डेट रहें और एक्यूरेट भी रहें। मतलब उनमें कोई भी ग्लिच, कोई भी डेविएशन ना आए। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
फॉर एग्जाम्पल, अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटर द यूजेस ऑफ मटेरियल। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका मैनेजर हमेशा इस बात को मॉनिटर करता है कि जो भी रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज किया जा रहा है, क्या वो ऑप्टिमम रेशो में यूज किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें वेस्टेज हो रही है। लाइक सीमेंट एंड स्टील टू अवॉइड ओवर ऑर्डरिंग और अननेसेसरी स्पेंडिंग। हमेशा वो इस बात पे ध्यान रखता है कि चाहे सीमेंट है या स्टील है, कोई भी रॉ मटेरियल है, उसकी ओवर ऑर्डरिंग ना हो, मतलब वो जरूरत से ज्यादा डिमांड में ना लाया जाए, जरूरत से ज्यादा मंगाकर उसको अननेसेसरी स्टॉक में ना रखा जाए और उस पर अननेसेसरी स्पेंडिंग ना हो। और इसी वजह से वो जो मैनेजर है इस बात का ध्यान रखता है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज हो। कंट्रोलिंग मेजर हेल्प मैनेजर रिड्यूस वेस्टेज एंड ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग की मदद से जो मैनेजर होता है वो हमेशा वेस्टेज को तो कम करता ही करता है, और बल्कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से यूज भी करता है। एनहेंसिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अ कॉल सेंटर एस्टैब्लिशेस टारगेट फॉर कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव। एक कॉल सेंटर है, उन्होंने अपने कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव के लिए टारगेट रखा है कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में 100 कॉल्स अटेंड करेगा। इंसेंटिव्स देम टू प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विसेज टू मीट देयर गोल। और अगर कोई सेल रिपर सॉरी और अगर कोई कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इस टारगेट को पूरा करता है तो उसको इंसेंटिव्स या बोनस भी दिया जाता है। तो एक तरीके से पहले कंट्रोलिंग के लिए हमने टारगेट रखा, उसके बाद टारगेट अचीव होने पर हम उनको बोनस या कोई भी इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो ये जो चीज है कंट्रोलिंग में एम्प्लॉयज के मोटिवेशन को एनहेंस करती है। क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट बाय कंट्रोल सिस्टम मोटिवेट एम्प्लॉय। अगर हमारा कोई एक्सपेक्टेशंस है और हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बहुत क्लियर है, तो कंट्रोल सिस्टम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है टू डू बेटर परफॉर्मेंस। मेंटेनेंस ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अ रिटेल स्टोर इंप्लीमेंट सर्विलेंस कैमरा। एक रिटेल स्टोर ने अपने स्टोर हाउस के अंदर कैमरास लगाए टू सी दैट एनी थेफ्ट शुड नॉट बी हैपन। इस चीज के लिए कि कोई भी चोरी चकारी ना हो। एंश्योर एम्प्लॉय अडेयर टू द कंपनी पॉलिसी। और जो भी एम्प्लॉयज है वो कंपनी की पॉलिसी को भी फुलफिल करें, कोई टाइम वेस्टेज ना हो, कोई चोरी ना हो, या कोई भी एक कैजुअल एटीट्यूड एम्प्लॉय का ना हो। इन सबको देखने के लिए जो शॉपकीपर है या जो कंपनी मैनेजर है उसने सर्विलेंस कैमरे लगाए। कंट्रोलिंग हेल्प एस्टैब्लिशेस अ डिसिप्लिन वर्क एनवायरनमेंट। कंट्रोलिंग की मदद से हम लोग एक डिसिप्लिन वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बाय मॉनिटरिंग एम्प्लॉय एक्टिविटीज एंड डिस्करेजिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर। और कहीं ना कहीं हम मॉनिटर करते हैं एक्टिविटीज को, डिस्करेज करते हैं डिसऑनेस्ट बिहेवियर को। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, प्रोजेक्ट मैनेजर सेट डेडलाइन एंड माइलस्टोन दैट कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ प्रोग्राम। एक मैनेजर है, उसने एक डेडलाइन रखी है कि आपस में आप कोऑर्डिनेट करें, प्रोग्रामर जो है, डिजाइनर है या जो भी टेस्टर है, और वो हमें प्रोजेक्ट मतलब सॉफ्टवेयर जो है विद इन टाइम लिमिट पूरा करके दे। अब जब मैनेजर ने डेडलाइन रख दी है प्रोग्रामर के आगे, डिजाइनर के आगे, टेस्टर के आगे, तो डेफिनेटली दे विल हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर और वो अपना टारगेट पूरा करके मैनेजर को देंगे। कंट्रोलिंग एंश्योर दैट एक्टिविटीज अक्रॉस डिपार्टमेंट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंट्रोलिंग हमेशा इस बात को एश्योर करती है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन मतलब कोऑर्डिनेटेड रहनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। The relation between planning and controlling in management is like that it's twin inseparable essential. Remember, this is a very important topic. एक तरीके से प्लानिंग और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के दो वो एस्पेक्ट हैं जिन्हें आप अलग कर ही नहीं सकते। आपने प्लान करा बट आपने उन्हें कंट्रोल नहीं करा, प्लानिंग वेस्टेज है। अब आप कंट्रोल किसे करेंगे जब तक आप प्लान नहीं करेंगे? मतलब कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग का होना जरूरी है, और प्लानिंग सक्सेसफुल तब होगी जब एक अच्छी कंट्रोलिंग होगी। प्लान सेट्स द स्टेज। For instance, a construction project plan outline the budget, timeline and quality standard. एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके मैनेजर ने बजट बनाया, एक टाइमलाइन डिसाइड करी कि इतने टाइम में हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पूरी हो जानी चाहिए, और क्वालिटी स्टैंडर्ड को प्लान करा। तो अगर आप देखिए, हम बजट बना रहे हैं, कोई टाइमलाइन डिसाइड कर रहे हैं या कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग के हेल्प से हम लोग कंट्रोलिंग के लिए एक बेस तैयार करते हैं, एक स्टेज तैयार करते हैं कि जिसके बेस पर हम चीजों को कंट्रोल कर सके। बाय एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कंट्रोलिंग कीप्स थिंग्स ऑन ट्रैक।
इफ एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड द प्लान्ड बजट, अभी हम लोगों ने स्टडी किया था कि कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एक बजट बनाया और अगर हमारा बजट जो है प्लान से ज्यादा हो रहा है, कंट्रोलिंग स्टेप इन टू एड्रेस द इश्यूज एंड ब्रिंग स्पेंडिंग बैक इन लाइन। अब होगा क्या, जब ओवर बजट जाएंगे तो कंट्रोलिंग के थ्रू हम ये देखेंगे वेस्टेज का है और उन वेस्टेज को एलिमिनेट करके हम लोग कॉस्ट को इन लिमिट लेकर आएंगे। वंस द प्लान इज इन एक्शन, एक बार अगर हमारा प्लान एक्टिवेट हो गया, कंट्रोलिंग मॉनिटर प्रोग्रेस, उसके बाद कंट्रोलिंग हमेशा मॉनिटर करती है प्रोग्रेस को, काम हमारा प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें कंट्रोलिंग देखती है। आइडेंटिफाइड डेविएशंस और आने वाले जितने भी चेंजेस हैं उनको देखना और करेक्टिव एक्शन लेना, ये सब काम कंट्रोलिंग करती है। प्लानिंग गाइड्स फॉरवर्ड एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर कंडीशंस। आप खुद सोचिए, आप जो भी प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं। डेफिनेटली आप इस टाइम क्लास 12th के अंदर हैं, आपके बोर्ड हैं, आप बोर्ड के लिए प्लान करेंगे या सीयूईटी के लिए प्लान करेंगे, ना कि पास्ट की क्लास 11th के लिए प्लान करेंगे। इसका मतलब प्लानिंग जो होती है हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। इमेजिन अ बिजनेस लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट, एक बिजनेसमैन एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। प्लानिंग इन्वॉल्व मार्केट रिसर्च टू एंटिसिपेट कंज्यूमर डिमांड। अब वो जो बिजनेसमैन है इस बात पे फोकस कर रहा है कि वो प्लान इस तरीके से करे कि जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल कर सके। कंट्रोलिंग लर्न फ्रॉम द पास्ट, आप खुद देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई प्लान बनाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं तो हमें यह पता होता है कि लास्ट टाइम की प्लानिंग को जब हमने कंट्रोल किया था उसमें कहां कहां प्रॉब्लम आई थी और उन प्रॉब्लम के बेस पर ही हम नई कंट्रोल को डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रेस्टोरेंट रिव्यू कस्टमर फीडबैक एंड सेल डेटा टू एडजस्ट मेन्यू। एक रेस्टोरेंट है, कई सालों से चल रहा है, उसने कंट्रोल करके देखा कि किस टाइप का प्रोडक्ट सेल में ज्यादा रनिंग में और कस्टमर किस टाइप से टेस्ट प्रिफर करता है और उन्होंने अपने मेन्यू में उन्हीं चीजों को रखा। कंट्रोलिंग इवेल्युएट पास्ट एक्टिविटी, कंट्रोलिंग जो है पास्ट एक्टिविटी को इवेल्युएट करता है टू आइडेंटिफाई डेविएशंस एंड इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, और कंट्रोलिंग पास्ट एक्टिविटी को इवेल्युएट करके फ्यूचर के परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। म्यूचुअल रीएनफोर्समेंट, देखो सीधी सी बात है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग जब तक दोनों इकट्ठे काम नहीं करेंगे हमारा मैनेजमेंट कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। फॉर इंस्टेंस, अ रिटेल स्टोर यूज सेल डेटा, एक रिटेल स्टोर सेल्स डेटा का यूज कर रहा है फ्रॉम कंट्रोलिंग टू एडजस्ट इन्वेंट्री लेवल फॉर फ्यूचर सीजन। अब प्लान है फ्यूचर में जो भी हमारा सीजन लगेगा उसमें सेल बहुत अच्छी हो, अब उस सेल के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल कंट्रोलिंग की हेल्प से होगी। तो प्लान करा फ्यूचर के लिए और कंट्रोल किया इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए। प्लानिंग बेस्ड ऑन एक्यूरेट डेटा मेक्स कंट्रोलिंग मोर इफेक्टिव, अगर प्लानिंग आपकी बहुत एक्यूरेट है तो कंट्रोलिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। वाइल कंट्रोलिंग प्रोवाइड इनसाइट फॉर फ्यूचर प्लानिंग, और कंट्रोलिंग जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग को कामयाब करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने कंट्रोलिंग का मीनिंग कर लिया है, कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस कर लिए हैं और प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन कर लिया है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। रिमेंबर, एग्जाम में जाने से पहले आप लोग ये छोटे छोटे से टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। नाउ द टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में टोटल हमारे पास 5 हेडिंग होती हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, एनालिसिस डेविएशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर केस स्टडीज, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। Now the first is setting performance standard. A company set a standard of reducing defect from 10 to 5 per 1000 product. एक कंपनी पहले जब 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती तो उसमें से 10 प्रोडक्ट वेस्ट हो जाते थे। अब कंपनी चाहती है कि हम जो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से 10 की बजाय सिर्फ 5 ही वेस्ट हो, मतलब जो रेशो है हमारा वेस्टेज का वो रिड्यूस हो जाना चाहिए। ये कंपनी ने अपना स्टैंडर्ड सेट किया। This involve establishing benchmark against which actual performance will be measured. Setting performance standard एक तरीके से हमारा वो बेंचमार्क होता है जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड्स कैन बी क्वांटिटेटिव, अब स्टैंडर्ड्स आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। क्वांटिटेटिव का एग्जांपल है जैसे प्रोडक्शन का टारगेट कॉस्ट, और क्वालिटेटिव हो जाते हैं कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। लेकिन मैनेजमेंट में प्रिफरेबल क्वांटिटेटिव होते हैं क्योंकि इनको मेजर करना और कंपेयर करना बहुत आसान है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अब बहुत अच्छे मार्क्स हमारा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होता है,
बहुत अच्छे की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग है। एक बच्चा जिसके 60% आते हैं उसके लिए 80% बहुत अच्छे हैं, और एक बच्चा जिसके 90 आते हैं उसके लिए 92% भी अच्छे नहीं है। लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी सेट कर देता हूं कि आप सबके 95% आने चाहिए या 85% या 75% आने चाहिए, ये जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड होगा ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, और इसको मेजर करना और कंपेयर करना दोनों ही इजी होंगे। तो सेम किसी भी मैनेजमेंट के लिए क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करना ज्यादा फ्रूटफुल होता है रादर देन क्वालिटेटिव। Now, the second is measurement of actual performance. For example, a manufacturing plant monitor get level of safety during production. एक जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो मॉनिटर कर रहा है अपने यहाँ की सेफ्टी मेजर्स को प्रोडक्शन के टाइम पर। वन स्टैंडर्ड आर सेट, एक बार आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली, उसके बाद हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस मेथड, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट या सैंपल चेकिंग। ये कुछ इस तरीके से है कि हमने एक स्टूडेंट के लिए सेट करा कि आप 95% लेकर आए, लेकिन एक्चुअली प्री बोर्ड में उसे पता लगा आई एम गेटिंग 80%। तो स्टैंडर्ड सेट करना और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। अब तीसरा आता है, आपके 95% स्टैंडर्ड सेट हुआ है, 85% या 80% आप प्री बोर्ड में ले रहे हैं। अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड और एक्चुअल को। अब वर्कर्स वीकली प्रोडक्शन आउटपुट इज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। एक वर्कर जो है आपका उसका वीकली प्रोडक्शन जो है उसके स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाएगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। एक वर्कर का एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है और स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए उसे कंपेयर किया जाएगा। दिस कंपेरिजन हेल्प आइडेंटिफाइंग एनी डेविएशन फ्रॉम द डिजायर्ड रिजल्ट। अब इससे क्या हेल्प मिलेगी, अगर वर्कर के आउटपुट में कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस का रीजन क्या है। रीजन पता लगाने में हमें एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों को कंपेयर करना होगा। नाउ द फोर्थ इज एनालिसिस डेविएशन। अगर मैं एनालिसिस डेविएशन की बात करता हूं तो इसमें 3 पॉइंट है। एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन, सबसे पहले तो आप समझिए डेविएशंस क्या होते हैं। डेविएशंस आपके ड्रॉबैक्स होते हैं, चेंजेस होते हैं। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो उसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या ड्रॉबैक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ड्रॉबैक्स हमारे रेंज के अंदर होते हैं, वो एक्सेप्टेबल होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के लिए टारगेट डिसाइड हुआ 95% मार्क्स का, अब उसके 94 या 93 आए या 97 आए, ये जो 1-2% की रेंज है एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर उसी बच्चे के 95 की बजाय 65% आए तो ये डेविएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे ही एक वर्कर के लिए हम लोगों ने टारगेट सेट करा है 20 यूनिट्स का, बट वो एक दिन में 19 या 21 कर रहा है, ये रेंज एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वो 20 के बजाय 16 कर रहा है या 14 कर रहा है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। It's normal for activity to deviate, but we must define what acceptable. नॉर्मली चेंजेस कंपलसरी है, हम कोई भी टारगेट रखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज आता ही आता है, लेकिन ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि जो चेंज है हम किस हद तक एक्सेप्ट करेंगे। सम डेविएशन इन द क्रिटिकल एरिया नीड अर्जेंट अटेंशन। कई बार क्या होता है कि जो चेंजेस है उनको बहुत अर्जेंट अटेंशन देने की जरूरत होती है, क्योंकि वो चेंजेस एक्सेप्टेबल हैं ही नहीं। वाइल माइनर वन इनसिग्निफिकेंट एरिया कैन बी ओवरलुक। और कभी कभी छोटे मोटे ऐसे चेंजेस होते हैं जो बड़े इनसिग्निफिकेंट एरिया में होते हैं, हम उसको ओवरलुक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको अब हम आगे 2 पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। For example, in a manufacturing, a 5% increase in labor cost might be more problematic than a 15% increase in postal charges. एक कंपनी का स्पीड पोस्ट का खर्चा 15% से रेज हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज उसका खर्चा 10,000 रुपये आता होगा तो 15% से रेज हो गया, सिर्फ 1,500 रुपए रेज हुए, मतलब 10,000 से 11,500 ही उसका एक्सपेंस हुआ। लेकिन उसकी लेबर में जो 5% का जंप है ये उसके लिए मेन है रीजन। अगर मान लिया लेबर 5 लाख रुपए के तो 5% का मतलब हो गया 25,000 रुपीज और एक साल का 3 लाख का जंप। तो यहां पर 2 अलग अलग आपके पास इंसिडेंट हैं, एक तो लेबर की कॉस्ट और एक पोस्टल चार्जेस। तो लेबर कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन है। इंस्टेड ऑफ मॉनिटरिंग एवरी एक्टिविटी, हर एक चीज को मॉनिटर करने के बजाय फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का की रिजल्ट एरिया क्या है, मतलब कोर एक्टिविटी क्या है, लेबर कॉस्ट। देन रिमेंबर, अगर मान लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 जगह चेंजेस आ रहे हैं, आप हर एक चेंज को तो नहीं कंसीडर कर सकते, लेकिन जो कोर एक्टिविटी के चेंज है उन्हें कंसीडर किया जा सकता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दिस प्रिंसिपल सजेस्ट ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट।
कभी कभी ऐसा होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो एक लिमिट तक तो एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन वो अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्लान अलाउज अ 2% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, सिर्फ 2% का लेबर का जंप आएगा, ओके, ओनली डेविएशन बियॉन्ड दैट शुड बी अटेंड। मेजर डेविएशन लाइक 5% इंक्रीज रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। अगर 2% का लेबर चेंज आता है एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर उनमें ही 5% का चेंज आता है तो इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है। यहां पर केस स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम इन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर आपके पास जो एग्जांपल है दो अलग अलग चीजों के हैं, पोस्टल चार्जेस और लेबर कॉस्ट। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में एग्जांपल तो एक चीज का है, लेकिन उसमें दो अलग अलग रेंज होगी। दो डिफरेंट एग्जांपल क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक एग्जांपल पर दो डिफरेंट रेंज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नाउ द लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इमेजिन अ रेस्टोरेंट प्लान टू सर्व 200 मील्स इन ए डे। एक रेस्टोरेंट का टारगेट है कि 200 मील्स एक दिन में हम सर्व करें, बट ओनली मैनेज 150। लेकिन बाद में जब उन्होंने एनालिसिस करा कि वो सिर्फ 150 मील ही एक दिन में मैनेज कर पा रहे हैं, दे रियलाइज द कुक वरंट ट्रेन्ड वेल इनफ टू हैंडल बिजी आवर्स। अब बाद में उन्हें ये बात रियलाइज हुई कि जो उनके कुक हैं वो बिजी आवर्स को इतना ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कस्टमर्स को वो हैंडल नहीं कर पा रहे। सो दे डिसाइड टू गिव एक्स्ट्रा ट्रेनिंग टू देयर किचन स्टाफ। इस वजह से उन्होंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम अपने किचन स्टाफ को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देते हैं टू इंप्रूव एफिशिएंसी। इवन इफ आफ्टर दैट दे कांट मीट देयर टारगेट, अगर ट्रेनिंग देने के बाद भी टारगेट मीट आउट ना हो पाया, दे माइट हैव टू रीथिंक देयर मेन्यू। उसके बाद उन्हें अपना मेन्यू चेंज करना पड़ सकता है, इसके बारे में भी वो सोच सकते हैं। Identifying causes of deviation. Understanding why deviations happen in crucial. Sometimes the reason might be out of control. कई बार क्या होता है कि हम बहुत सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद हमें यह पता लगा कि जो हमारे चेंजेस थे वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, मतलब उन चेंजेस को हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इफ वी डोंट नो व्हाई समथिंग वेंट रॉन्ग, फिक्सिंग इट बिकम टफ। और अगर हमें यही नहीं पता लगेगा कि जो चेंजेस हैं, डेविएशन है, क्यों है, उन्हें फिक्स करना बहुत मुश्किल होगा। करेक्टिव एक्शन। When things go out of track more than they should, we need to fix them. इसलिए अगर कोई भी चीज आउट ऑफ ट्रैक होती है तो उसको उसी टाइम फिक्स करना, मतलब उसको करेक्ट करना जरूरी होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ कंपनी प्लान टू मेक 100 यूनिट बट ओनली 80, एक कंपनी का टारगेट है कि हम 100 यूनिट एक दिन में बनाए लेकिन सिर्फ 80 बना पाए, दे माइट नीड टू ट्रेन वर्कर्स टू गेट मोर इक्विपमेंट। अब कंपनी क्या करेगी, अपने वर्कर्स को ट्रेन करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स का यूज करके उस टारगेट को पूरा किया जा सके। इफ दैट्स नॉट इनफ, दे माइट हैव टू चेंज देयर प्लान। और अगर उन्हें लगा कि इतने एफर्ट्स के बाद भी नहीं कुछ हो पाया तो वो अपना प्लान चेंज करेगी। सो फाइनली हमारा ये चैप्टर आज पूरा हो गया है। छोटा सा चैप्टर, छोटे से टाइम में रिवीजन, बट बहुत ज्यादा मार्क्स। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।